हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वीबीटी पढ़ा था और ऑलमोस्ट हमने उसकी लिमिटेशन भी कुछ देखी थी। एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। वीबीटी की अगर हम बात करें तो वीबीटी ने हमें बहुत अच्छे से समझाया कि किस तरीके से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में बॉन्डिंग होती है। उसने हमें बताया कि कैसे मेटल जो है वो वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड कराता है, जिसमें लिगेंड आते हैं और अपने लोन पेयर को डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, जितना भी उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा मेटल उतने वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड कराएगा, और उतने वैकेंट ऑर्बिटल अगर मेटल प्रोवाइड करा रहा है तो उतने वैकेंट ऑर्बिटल में लिगेंड अपने लोन पेयर को डोनेट करेंगे और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेंगे। ये था किस तरीके से बॉन्डिंग होती है, और बॉन्डिंग को बहुत अच्छे तरीके से वीबीटी ने एक्सप्लेन किया था। कुछ चीज़ें जो वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, जैसे उसमें से पहला क्या था, नेचर ऑफ लिगेंड, कि कैसे कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है, ये वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। क्यों अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस अलग अलग कलर शो करते हैं, ये वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। वीबीटी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। वीबीटी जो है उसने स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस की, उसके बारे में कुछ नहीं बताया। वीबीटी ये भी नहीं बता पाई कि क्यों कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं हाई स्पिन और लो स्पिन, इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस के बारे में भी वीबीटी कुछ और ज़्यादा नहीं बता पाई। ऐसे ही बहुत सारी और लिमिटेशंस थी जो वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। जिसके बाद एक नई थियरी आती है, ये सारी उसकी लिमिटेशंस हैं वीबीटी की। इसके बाद एक नई थियरी आती है जो इनमें से काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लेन कर देती है, जिसे क्या बोला गया, सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थियरी। इसे क्या बोला गया, क्रिस्टल फील्ड थियरी। इसको क्रिस्टल फील्ड थियरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो है ओरिजिनली अप्लाइड टू आयनिक क्रिस्टल्स, ये आयनिक क्रिस्टल्स पे अप्लाई की गई थी, इसलिए इसको जो है क्रिस्टल फील्ड थियरी बोलते हैं। इसको दिया था बेथे एंड लेक ने। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये थियरी दी थी, और इस थियरी ने काफ़ी इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया। सभी प्रॉब्लम्स को तो सॉल्व नहीं किया था, लेकिन इनमें से काफ़ी प्रॉब्लम्स को इस थियरी ने सॉल्व कर दिया था। तो हमें आज क्रिस्टल फील्ड थियरी को पढ़ना है। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थियरी किसने दी थी हमने बस देख लिया, बेथे और लेक ने। उसके बाद इसको क्रिस्टल फील्ड थियरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये आयनिक क्रिस्टल्स पे अप्लाई की गई थी। जैसे वैलेंस बॉन्ड थियरी के कुछ पोस्टुलेट्स थे, वैसे ही सीएफटी के भी अपने कुछ पोस्टुलेट होंगे, जिन्हें हम एक एक करके देखेंगे। तो आज का लेक्चर जो है वो मेनली होगा क्रिस्टल फील्ड थियरी के पोस्टुलेट्स में। अगर टाइम अलाउ करता है तो हम लोग आगे का भी इसी में देख लेंगे, नहीं तो फिर उसके लिए अलग लेक्चर आएगा। क्रिस्टल फील्ड थियरी, ठीक है, क्यों बोला गया, किसने दिया था, ये दोनों चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर इसके पोस्टुलेट्स की बात करें कि इसके पोस्टुलेट्स क्या क्या थे, जनरली जैसे मैंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में किया था, मैं आपको लाइनें डिक्टेट नहीं करूंगा, पर उन लाइंस का एक्चुअल मतलब क्या था वो मैं यहाँ पे बता दूंगा। सबसे पहला पोस्टुलेट इसमें था, इन्होंने बताया कि लिगेंड जो दो टाइप के होते हैं, जैसे एक क्या होता है कि कोई भी एनायनिक लिगेंड होता है, एनायनिक लिगेंड, और एक क्या होता है, एक होता है न्यूट्रल लिगेंड। एनायनिक लिगेंड को जैसे कोई Cl माइनस हुआ, F माइनस हुआ, Cn माइनस हुआ, इस थ्योरी में इनको
पॉइंट चार्ज बोला गया, पॉइंट चार्ज। और न्यूट्रल लिगेंड जैसे NH3, H2O, इनको पॉइंट डाइपोल बोला गया, पॉइंट डाइपोल। माना गया पहले पोस्टुलेट में क्या माना गया कि जो भी एनायनिक लिगेंड्स होंगे वो पॉइंट चार्ज जैसे कंसीडर किए जाएंगे, और जो भी न्यूट्रल लिगेंड होंगे उनको पॉइंट डाइपोल जैसे माना जाएगा। यहाँ पे इनको क्योंकि ये डाइपोलर नेचर के होते हैं इसलिए इनको डाइपोल बोला गया। जैसे अगर मैं H2O की बात करूं, ये मैं एक रफ स्ट्रक्चर बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि इस पे डेल्टा पॉजिटिव और इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से इनमें डाइपोल क्रिएट होता है और इन्हें पॉइंट डाइपोल बोला जाता है। ये जो नेगेटिव चार्ज होता है ये मेटल की तरफ होता है। पॉइंट डाइपोल में जो भी नेगेटिव पोल होगा वो मेटल की तरफ रहेगा। ये एक चीज यहां पे ध्यान देने वाली बात है। ये इसका पहला पोस्टुलेट था जिसमें बताया गया कि ये इसको पॉइंट चार्ज और इसको न्यूट्रल लिगेंड को पॉइंट डाइपोल बोला जाएगा, क्योंकि डाइपोलर नेचर के होते हैं और इनका जो नेगेटिव डाइपोल होगा वो मेटल की तरफ रहेगा। ये इसका पहला पोस्टुलेट था। अगर दूसरे पोस्टुलेट की बात करें तो दूसरे पोस्टुलेट में बताया गया कि जो मेटल और लिगेंड का बॉन्ड होता है, अगर सेकेंड पोस्टुलेट की बात करें तो मेटल लिगेंड बॉन्ड इज नॉट कोवैलेंट। इस थ्योरी ने बताया कि जो मेटल और लिगेंड का बॉन्ड होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड नहीं होता है। मतलब क्या हुआ इसका, दैट इज देयर इज नो ओवरलैपिंग, कि यहां पे कोई ओवरलैपिंग नहीं होती, कि जो मेटल लिगेंड का बॉन्ड होता है वो कोवैलेंट नहीं होता है। दैट इज यहां पे कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हुई है, बल्कि इस थियरी ने बताया कि जो मेटल और लिगेंड का बॉन्ड होता है, मेटल लिगेंड बॉन्ड इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर, कि जो मेटल लिगेंड का बॉन्ड होता है वो प्योरली क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का होता है। ठीक है, इस थियरी के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि मेटल लिगेंड के बॉन्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर होता है। अब वो कैसे, हम इसको क्या समझते हैं, दो चीजें यहां पर देखनी होंगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर में दो चीजें आती हैं। अगर मैं यहां पे देखूं, पहला क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। मेटल लिगेंड का बॉन्ड कैसा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर होता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर में हमें दो चीजें देखनी है कि एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन और एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। अब अट्रैक्शन किसके किसके बीच में होता है, मेटल कैटायन एंड लोन पेयर ऑफ लिगेंड। ठीक है, और न्यूट्रल लिगेंड का क्या होगा, डाइपोल। ठीक है, अट्रैक्शन किसके किसके बीच में होगा, मेटल कैटायन, मेटल के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होगा और एनायनिक लिगेंड का जो नेगेटिव चार्ज होगा उसके, यहां पे लिखना ज्यादा होगा कि नेगेटिव चार्ज ऑफ लिगेंड, फिर भी लोन पेयर भी सही है। कैटायन और लिगेंड के नेगेटिव चार्ज के बीच अट्रैक्शन होगा, या फिर कैटायन और जो न्यूट्रल लिगेंड का जो नेगेटिव डाइपोल होता है उनके बीच अट्रैक्शन होगा। ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप का अट्रैक्शन होगा। ये पहली चीज। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो रिपल्सन किसका होगा, पहला रिपल्सन होगा
मेटल के d इलेक्ट्रॉन्स और लोन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स के बीच, और लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स के बीच पहला रिपल्सन होगा। मेटल का एक d इलेक्ट्रॉन होगा जो मेटल के d ऑर्बिटल में होगा, और क्या होगा, लिगेंड के बीच में के इलेक्ट्रॉन लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और मेटल के d इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा, जो पहला काइंड होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन का। दूसरा रिपल्सन कैसा होगा कि जो मेटल का एक न्यूक्लियस होगा, मेटल न्यूक्लियस और लिगेंड न्यूक्लियस, इनके बीच भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन वर्क करेगा, क्योंकि दोनों के न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होगा और सेम चार्जेस जो होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसलिए इसमें एक इस टाइप का भी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होगा। ये बहुत स्मॉल एक्सटेंट में होता है, इसलिए जनरली इसको क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन होता है रिपल्सन, कंसीडर ये दोनों किया जाएगा। ठीक है। दूसरा पोस्टुलेट हमें क्या बताता है कि कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है, मतलब कोई भी कोवैलेंट कैरेक्टर नहीं होगा, बल्कि जो भी मेटल और लिगेंड का बॉन्ड होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का होता है। दो टाइप के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज वहां पे वर्क करते हैं, जैसे एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो मेटल के टायन, और अगर एनायनिक लिगेंड है तो उसके नेगेटिव चार्ज के बीच में होगा, और अगर न्यूट्रल लिगेंड है तो उसके नेगेटिव डाइपोल के बीच में होगा। मेटल और नेगेटिव डाइपोल और मेटल और नेगेटिव चार्ज ऑफ लिगेंड। दूसरा, अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन की बात करें तो दो टाइप के रिपल्सन यहाँ पे होंगे, मेटल का जो डी इलेक्ट्रॉन होगा उसके और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन होगा, या फिर जो मेटल का न्यूक्लियस होगा और जो लिगेंड का न्यूक्लियस होगा उसके बीच में रिपल्सन होगा। ये इसका दूसरा पोस्टुलेट बोलता है। पहला पोस्टुलेट ने हमें बताया कि दो टाइप के लिगेंड एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें एक पॉइंट डाइपोल कंसीडर किया जाएगा और एक पॉइंट चार्ज। दूसरे पोस्टुलेट ने हमें क्या बताया कि जो होता है कोवैलेंट कैरेक्टर वहां पे कहीं नहीं होगा, उनके बीच क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, जिसमें एक होता है अट्रैक्शन और एक होता है रिपल्शन। ठीक है। अब तीसरी चीज की अगर हम जो इसमें तीसरा पोस्टुलेट बताते हैं, अगर उसकी बात करें तो उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी चीजें बताना चाहूंगा। डी ऑर्बिटल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर हम बात करें शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल, ठीक है। डी ऑर्बिटल जो होता है, आपको पता है कि 5 टाइप के डी ऑर्बिटल होते हैं। अगर मैं बात करूं, एक होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, और होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। ठीक है। ये दो यहाँ पे, 3 यहाँ पे। अगर इनके लोब्स में बना के दिखाऊं तो अगर हम कंसिडर करें, ये x है, ये y है, तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की बात करूं तो इसका जो ये ऐसे लाई करता है अलोंग द एक्सिस, ये इसके दोनों x लोब्स और y लोब्स लाई करते हैं। डी जेड स्क्वायर की बात करूं अगर मैं, अगर इसी को कंसिडर किया जाए कि ये z एक्सिस है, तो इसका जो लोब होता है वो कुछ ऐसे होता है। ठीक है। डी जेड स्क्वायर जो होता है वो डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का कॉम्बिनेशन होता है। इसी वजह से यहाँ पे एक, अगर मैं इसको सही तरीके से दिखाऊं तो ये यहाँ पे ऐसे ये रिवॉल्व करते रहते हैं। इसको एक्चुअल तरीके से अगर देखा जाए तो ये कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करता है ऐसे, और यहाँ पे ऐसे इस तरीके से होता है। ये दो ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन होता है, और ये भी अलोंग द एक्सिस ही एग्जिस्ट करता है, जेड के एक्सिस के अलोंग। मतलब एक्सिस पे इसके दोनों लोब्स क्या होंगे, एक्सिस पे होंगे। यहाँ पे इसके दोनों लोब्स कहाँ होंगे, एक्सिस पे होंगे। अगर इन तीनों की बात करूं मैं, अगर इसको मैं एक्स एक्सिस मान लूँ, इसको वाई एक्सिस मान लूँ, तो ये कुछ ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। ये कैसे हुए,
ये दो एक्सिस के बीच में है। अगर हमने इसको भी क्या बोला, ये कैसे थे, ये थे अलोंग द एक्सिस, मतलब एक्सिस पे थे। ठीक है, अगर इसकी बात करूं मैं तो ये कैसे है, बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस। अगर वाई जेड की बात करूं मैं, अगर ये y मान लें, हम इसको z मान लें, तो ये ऐसे सेम ऐसे ये भी एग्जिस्ट करेगा। अगर मैं डी जेड एक्स की बात करूं, यहाँ पे x अगर मैं इसको मानूं, इसको z मानूं, सॉरी डी जेड एक्स की बात अगर हम कर रहे हैं यहाँ पे, ये अगर x है, ये अगर z है, तो कुछ इस तरीके से ये भी एग्जिस्ट करेगा। ये तीनों ऑर्बिटल जो होते हैं ये बिटवीन द एक्सिस एग्जिस्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि डी ऑर्बिटल जो होते हैं उनको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। इनके तीन ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, बिटवीन द एक्सिस, और दो ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, अलोंग द एक्सिस। ठीक है, तीसरा पोस्टुलेट जो है वो इस डी ऑर्बिटल के शेप पे ही डिपेंड करता है। तीसरा पोस्टुलेट अगर हम देखें तो तीसरे पोस्टुलेट ने बताया कि अगर कोई फ्री मेटल है, कौन सा पोस्टुलेट है, पोस्टुलेट थर्ड, क्या बोला गया कि अगर कोई फ्री मेटल है, फ्री मेटल आयन है, इसके फ्री मेटल है, तो यहां पे क्या होगा, इसके जो ऑर्बिटल्स होंगे, इसके जो ऑर्बिटल्स होंगे ये डिजनरेट होंगे। अगर मैं इसको ऐसे डिनोट कर दूं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, तो ये पांचों ऑर्बिटल्स जो होंगे डीजनरेट होंगे। किस केस में, फ्री मेटल के केस में। ठीक है, लेकिन जैसे ही लिगेंड अप्रोच करेगा, ठीक है, जैसे ही लिगेंड अप्रोच करता है, मतलब मेटल प्लस लिगेंड जैसे ही कॉम्प्लेक्स बनता है, वैसे ही इन पांचों डी ऑर्बिटल्स की जो डिजनरेसी होती है वो ब्रेक कर जाती है। ठीक है, डिजनरेसी ब्रेक्स, जो डिजनरेसी होगी वो ब्रेक हो जाएगी और ये दो सेट में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, अब दो सेट में अगर मैं डिवाइड करने की बात करूं, जैसे अभी हमने देखा 5 सेट में, पहला सेट क्या था कि एक जो अलोंग द एक्सिस होंगे वो एक साथ हो जाएंगे और जो बिटवीन द एक्सिस होंगे वो अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब कौन किसकी एनर्जी बढ़ेगी किसकी एनर्जी घटेगी ये डिपेंड करता है कि कॉम्प्लेक्स कैसा है। उसको अभी हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जब हम अलग अलग कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल की, तो वहाँ पे बताएंगे। लेकिन जनरली फ्री मेटल के केस में ये पांचों डिजनरेट होते हैं, लेकिन जैसे ही लिगेंड अप्रोच करता है और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, वैसे ही इन पांचों डी ऑर्बिटल्स की डिजनरेसी ब्रेक होती है और ये दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक जो अलोंग द एक्सिस होता है, मतलब कौन कौन सा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर जो होते हैं वो एक पार्ट में अलग हो जाते हैं, उनकी दोनों की एनर्जी अलग हो जाती है और दोनों एनर्जी उनकी सेम होती है। और डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, इन तीनों की जो एनर्जी होती है वो एक जैसी होती है। ये एक सेट में अलग हो जाते हैं और ये एक सेट में अलग हो जाते हैं और इस तरीके से इनकी डिजनरेसी ब्रेक हो जाती है। ये डिपेंड करेगा किसकी एनर्जी कम होगी किसकी ज़्यादा होगी, उसको हम अभी देखेंगे। जनरली ये तीन पोस्टुलेट मेनली क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में होते हैं। पहले में हमने देखा पॉइंट चार्ज, पॉइंट डाइपोल। दूसरे हमने देखा क्या होता है कि कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है, कोई कोवेलेंट करेक्टर नहीं होता है, बल्कि वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर की बॉन्डिंग होती है और दो टाइप के हमने वहाँ पे अट्रैक्शन रिपल्सन देखे, दोनों चीज़ें। तीसरा पोस्टुलेट क्या था कि फ्री मेटल में पांचों ऑर्बिटल्स की डिजनरेसी सेम होती है और उसके बाद क्या होता है, जैसे ही लिगेंड अप्रोच करता है डिजनरेसी ब्रेक करती है और दो सेट में डिवाइड हो जाता है। एक सेट उन ऑर्बिटल्स का होता है जो अलोंग द एक्सिस होते हैं, एक सेट उन ऑर्बिटल्स का होता है जो बिटवीन द एक्सिस होते हैं। ठीक है, ये जनरली तीन पोस्टुलेट ही हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, मेनली यही है। और अगर चीज़ें देखी जाए तो लिखाने को तो बहुत सारी चीज़ें लिखाई जा सकती हैं, पर इतना ही क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का मेन पोस्टुलेट इतना ही कहता है। ठीक है, एक सेकंड में देख लूं रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं।
हाँ ठीक है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के पोस्टुलेट हमने देख लिए। अभी इसमें दो टाइप की चीज़ें हमें पढ़नी है। सबसे पहले क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, और दूसरे में हमें क्या देखना है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो आज अभी हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में इस लेक्चर में देख लेंगे, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अभी हमें क्या देखना है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अगर हम जनरली किसी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें, वहां पे कैसे, कोई मेटल है, मान लो कोई लिगेंड अप्रोच कर रहा है, तो कैसे होगा, कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। एक चीज जो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में all the ligands are present on the axis। सारे जो लिगेंड्स होते हैं वो एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ करूं तो ये एक एक्सिस होगी, ये एक एक्सिस होगी, और ये एक एक्सिस होगी। अगर इसको x बोलें, इसको y बोलें, तो ये z होगा। और सारे के सारे लिगेंड्स किसी न किसी एक्सिस के अलोंग ही होते हैं, एक्सिस पे ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर हम देखें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, अभी हमने देखा क्या था कि d ऑर्बिटल क्या होता है, दो टाइप के। अगर चलो सीधे डायरेक्टली हम लोग एक ही डायग्राम से सारी चीजें समझ लेते हैं। हमने क्या देखा कि स्टार्टिंग में क्या है, कोई मेटल है, फ्री मेटल, जिसमें कितने 5 इसके d ऑर्बिटल है। ठीक है, और अभी क्योंकि ये फ्री मेटल है, तो अभी हमने CFT में, उस CFT के पोस्टुलेट के थर्ड पोस्टुलेट में हमने क्या देखा था कि अगर ये फ्री मेटल है, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग कि क्या है, ये फ्री मेटल है और पांचों ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो डिजेनरेट होते हैं। ठीक, इन पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है। अगर मैं दिखा दूं dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, इन पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है। ठीक है, हमने क्या माना कि मान लो कोई मेटल है, वो आइसोलेटेड फॉर्म में है, वहां पे कोई लिगेंड नहीं है, वो फ्री मेटल है और वो ऐसे एक जगह पे है, और इनफाइनाइट डिस्टेंस से लिगेंड धीरे धीरे, अब क्या हो रहा है कि इनफाइनाइट डिस्टेंस से लिगेंड जो है धीरे धीरे मेटल की तरफ अप्रोच कर रहा है। अब जैसे जैसे लिगेंड मेटल की तरफ अप्रोच करेगा, वहां पे दो चीजें होंगी। पहली चीज क्या होगी, यहां पे देखते हैं, एज लिगेंड अप्रोचेस टू मेटल, पहली चीज क्या होगी, पहली चीज होगी अट्रैक्शन बिटवीन मेटल कैटायन एंड लिगेंड। ठीक है, क्या होगा, जैसे जैसे लिगेंड मेटल की तरफ आएगा, वहां पे एक अट्रैक्शन होगी, मेटल और लिगेंड के बीच अट्रैक्शन। दूसरी चीज क्या होगी, वहां पे रिपल्शन होगा, रिपल्शन बिटवीन d इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल एंड लोन पेयर ऑफ लिगेंड्स। ठीक है, जैसे जैसे लिगेंड मेटल के पास आएगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, और जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा ही रिपल्शन होगा। और हम क्या देखेंगे कि लिगेंड जैसे और पास आएगा, तो इन पांचों ऑर्बिटल, अभी लिगेंड मेटल के पास एकदम नहीं आया है, अभी वो मेटल को अप्रोच कर रहा है, मेटल
इनफाइनाइट डिस्टेंस से मेटल की तरफ आ रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे वो मेटल के पास आएगा वैसे वैसे इन पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ेगी। और हम क्या देखते हैं कि एक टाइम पे ऐसा होता है कि इन पांचों ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। ठीक है, ये केवल एक हाइपोथेटिकल स्टेट है, ऐसा सच में एग्जिस्ट नहीं होता, ये केवल एक हाइपोथेटिकल स्टेट है। ठीक है, पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी धीरे धीरे थोड़ी सी बढ़ जाती है। ठीक, जैसे जैसे लिगेंड पास आएगा रिपल्सन की वजह से थोड़ी सी एनर्जी इसकी बढ़ जाएगी। अब इसके बाद क्या देखते हैं कि लिगेंड और पास आएगा, और पास आने की वजह से अब जो ऑर्बिटल क्योंकि हमने क्या देखा यहां पे कि सारे लिगेंड्स क्या हैं, एक्सिस पे हैं, तो सारे लिगेंड्स एक्सिस से ही मेटल की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। तो जो ऑर्बिटल्स एक्सिस पे हैं वो लिगेंड के सीध में पड़ेंगे। मान लो ये कोई लिगेंड है, ठीक है, हमने माना यहां पे कोई मेटल रखा हुआ है और ये कोई ऑर्बिटल है जो क्या है कि एक्सिस पे है, और लिगेंड धीरे 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 एक्सिस पे अप्रोच कर रहा है। तो क्योंकि ये ऑर्बिटल भी एक्सिस पे है और यहाँ पे लिगेंड, यहाँ पर मेटल के डी इलेक्ट्रॉन है और यहाँ से लिगेंड अप्रोच कर रहा है, तो दोनों सेम ही एकदम एक दूसरे के आमने सामने होने की वजह से इनके बीच जो रिपल्सन होगा वो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो जो लिगेंड्स अलोंग द एक्सिस होंगे लिगेंड उनके साथ रिपल्सन बहुत ज्यादा करेगा और उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। यहां से ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। हमने क्या देखा है कि दो ऑर्बिटल्स जो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है और जो dz स्क्वायर होता है ये दोनों अलोंग द एक्सिस होते हैं। अब क्योंकि लिगेंड भी अलोंग द एक्सिस ही आ रहा है इसलिए इन दोनों ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन के साथ उनके बीच रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा और इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब दूसरे बाकी अगर हम ऑर्बिटल्स की बात करें तो क्योंकि वो जो है बिटवीन द एक्सिस है, अगर हम देखें यहां पर कोई मेटल है, यहां से अगर लिगेंड अप्रोच कर रहा है तो ये जो है ये बिटवीन द एक्सिस है, ये ऑर्बिटल्स जो है ये बिटवीन द एक्सिस है, तो लिगेंड ऐसे अप्रोच करेगा तो इनके बीच उतना रिपल्सन नहीं होता है क्योंकि ये बिटवीन द एक्सिस होते हैं, ये लिगेंड की सीध में नहीं होते, इसलिए इनके बीच उतना रिपल्सन नहीं होगा और इनकी एनर्जी जो होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, एक चीज हमने क्या देखा कि जो लिगेंड्स हैं सारे के सारे लिगेंड्स मेटल से एक फिक्स डिस्टेंस पे ही है। 6 के 6 लिगेंड, अगर मैं ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहा हूं, 6 के 6 लिगेंड मेटल से जो है वो एक फिक्स डिस्टेंस पे है। तो इनकी जो एवरेज एनर्जी होगी, इसकी जो एवरेज एनर्जी होगी वो सेम ही रहेगी। ठीक है, एवरेज एनर्जी सेम ही रहेगी। इसी वजह से अगर दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ती है तो बाकी ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम हो जाती है ताकि एवरेज एनर्जी जो है वो कांस्टेंट मेंटेन रहे, वो एवरेज एनर्जी जो है वो वेरी ना करे, वो सेम का सेम ही रहे, क्योंकि यहां पर 6 के 6 लिगेंड्स एक फिक्स डिस्टेंस पे ही है। ऐसा नहीं है कि कोई लिगेंड बहुत पास आ गया है, कोई लिगेंड बहुत दूर है, तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है यहां पे। ठीक है, तो जब 6 के 6 लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं तो जो अलोंग द एक्सिस ऑर्बिटल्स हैं वो ज्यादा रिपल्सन फील कर रहे हैं इसलिए उनकी एनर्जी बढ़ जा रही है, और बाकी जो है वो उतना रिपल्सन फील नहीं कर रहे हैं इसलिए उनकी एनर्जी जो है वो कम है। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अभी क्योंकि जो एवरेज एनर्जी सेम है, एवरेज एनर्जी हमेशा मतलब इस पूरे प्रोसेस में एवरेज एनर्जी जो यहाँ की है वो सेम ही है, इसलिए जितनी एनर्जी बढ़ी है, अगर हम बात करें जितनी एनर्जी बढ़ी है और जितनी एनर्जी कम है वो दोनों सेम ही होने चाहिए। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे प्लस 0.6 डेल्टा ओ। अच्छा, पहले हम इससे पहले देख लें, ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है इसकी एनर्जी को मेजर करने के लिए इसकी
एनर्जी को मेजर करते हैं हम डेल्टा ओ को, जिसे बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इस एनर्जी को हम डेल्टा ओ से मेजर करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और जो यहाँ पे ओ है वो ऑक्टाहेड्रल को डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब क्योंकि ये इसकी पूरी एनर्जी जो है वो एवरेज एनर्जी सेम ही है, तो हम जितनी एनर्जी बढ़ाएंगे या जितनी एनर्जी ऊपर होगी उतनी एनर्जी कम होगी, और इस तरह से जो एनर्जी डिफरेंस जनरेट होता है, यहाँ से ऊपर प्लस 0.6 डेल्टा हो और नीचे 0.4 डेल्टा हो। अब इतना कैसे ही होता है, तो हम इसको चेक कर लेते हैं। प्लस 0.6 डेल्टा ओ के दो ऑर्बिटल्स हैं, तो कितने हो जाएंगे, प्लस 0.6 डेल्टा ओ, साइन हटा देते हैं हम लोग, क्योंकि साइन केवल ये डिनोट कर रहा है कि ये बढ़ी है और ये घटी है, मैग्नीट्यूड वहां से चेंज नहीं होगा। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एवरेज एनर्जी सेम है, तो हम वहां पे उसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। 0.6 के दो ऑर्बिटल्स हैं, 0.6 प्लस 0.6 इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0.4 के 3 ऑर्बिटल्स। क्या आ गया, 1.2, और यहाँ पे भी ऐड करने पे आ जाएगा 1.2। मतलब जो टोटल एनर्जी है, जो टोटल एवरेज एनर्जी है, वो हमेशा सेम ही है। और इस तरीके से जितनी एनर्जी हमने ऊपर इसकी बढ़ी है, जितनी एनर्जी उतनी एनर्जी इसकी कम हुई है। यहाँ से प्लस 0.6 डेल्टा ऊपर गई और नीचे क्या है, माइनस 0.4 डेल्टा ओ। ठीक है, ओ स्टैंड फॉर ऑक्टाहेड्रल और डेल्टा क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये पूरा ऑक्टाहेड्रल में ये होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का डायग्राम। ऐसे ऐसे तरीके से होता है, पहले ये डिजनरेट स्टेट में है, बाद में हाइपोथेटिकल स्टेट में, बाद में जैसे जैसे लिगेंड एकदम अप्रोच करेगा पास में, वैसे ये बढ़ जाएगी और ये घट जाएगी। हम ये डेल्टा ओ क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, इस पैरामीटर से एनर्जी को मेजर करते हैं। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल में इस तरीके से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है। मैं एक बार देख लेता हूँ कि कुछ और। हाँ, एक चीज और, इन दोनों ऑर्बिटल्स को क्या बोलते हैं, Eg, और इन तीनों ऑर्बिटल्स को क्या बोलते हैं, T2G। अब देखते हैं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहां पर दो ऑर्बिटल्स हैं और ये दोनों डबली डिजनरेट हैं। डबली डिजनरेट होने की वजह से इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डबली डिजनरेट होने की वजह से हम इसको Eg बोलते हैं, और ट्रिपली डिजनरेट होने की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपली डिजनरेट होने की वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, T2G बोलते हैं। यहाँ पर जो G होता है, G उसको हम, G स्टैंड्स फॉर जिरेड, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, जैसे अगर बात करते हैं L, तो ये एक जिरेड, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, क्योंकि अगर हम यहाँ से ऊपर जितनी डिस्टेंस जाएंगे वहां पे लिगेंड है, तो नीचे आने पे भी वही लिगेंड है, इधर जाने पे भी लिगेंड, इधर जाने पे भी लिगेंड। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिरेड। जब आप ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां पे आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री समझ में आएगा। पर यहाँ पे जो G है वो जिरेड स्टैंड कर रहा है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे G यूज होता है। दो ऑर्बिटल हैं, डबल डिजनरेट है, इसलिए इसको Eg बोला जाता है। ये ट्रिपली डिजनरेट है, इसलिए इसको T2G बोला जाता है। ठीक है, और जो ये डेल्टा ओ होता है, डेल्टा ओ होता है 10 DQ के बराबर। ठीक है, डेल्टा ओ क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का पैरामीटर है, और ये भी DQ भी एक पैरामीटर है। इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, डेल्टा ओ इज इक्वल्स टू क्या होता है, 10 DQ। ठीक है, अगर आप डेल्टा ओ में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो ऐसे होगा, अगर आप DQ में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों में सब के सब DQ में आ जाएंगे। ठीक, ऑक्टाहेड्रल, तो क्रिस्टल फील्ड थियरी में अगर हम ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग के बारे में देखें तो उसमें इतनी ही स्प्लिटिंग है। मैंने आपको थियरी बोली है पर लिखा ही नहीं है। जब आप इसको, अगर आपको थियरी लिखनी है तो आप दोबारा से एक बार वीडियो को पूरा देखेंगे तो जो जो चीज़ें मैंने बोली हैं वही चीज़ें इसकी थियरी में लिखी जाती हैं, कि व्हेन द मेटल इज इन फ्री स्टेट देन ऑल द ऑर्बिटल्स आर डिजनरेट, व्हेन द लिगेंड अप्रोचेज तो वो हाइपोथेटिकल स्टेट में जाएगा, फिर बाद में जितने अलॉन्ग द एक्सिस है उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, जो बिटवीन द एक्सिस है उनमें उतना भी रिपल्सन नहीं होगा। ऐसी सारी चीज़ें हो जाएंगी। वहाँ पे पोस्टुलेट भी ध्यान से वही देखना होगा। ठीक है,
किस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों होता है, यही सारी चीज़ें वहाँ पे थ्योरी में लिखी जाती हैं। अगर आपको थ्योरी का पेपर देना है, सेमेस्टर का पेपर देना है, तो वहाँ पे आपको वो सारी लिखनी होती हैं। नहीं तो अगर आपको CSIR नेट, IIT JAM या गेट का एग्जाम देना है, तो वहाँ पे आपको केवल कॉन्सेप्ट से मतलब होता है। आगे अभी इस थ्योरी को खत्म करने के बाद जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो आप देखोगे आपको थ्योरी से मतलब नहीं है, केवल जो ये कॉन्सेप्ट है इसी के बेसिस पे हम सारी चीज़ें कर लेंगे। इसके बाद वाले लेक्चर में हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स देखेंगे। फिर इसी पे हम लोग एक दिन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कैलकुलेट करना सीखेंगे कि किस तरीके से अलग अलग मेटल से अलग अलग कॉम्प्लेक्स में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इसके एप्लीकेशंस जब होंगे, अगर हम इसके एप्लीकेशंस जब आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे चाहे आपको स्पाइनल्स निकालने हो, चाहे आपको हाइड्रेशन एनर्जी निकालनी हो, चाहे आपको लैटिस एनर्जी निकालनी हो, उन सारी चीज़ों में आप इस वाले प्रोसेस में किस तरीके से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालते हैं वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको निकालेंगे, और इसी की बेसिस पे फिर आप उन चीज़ों को पढ़ पाते हैं। जैसे लैटिस एनर्जी कैसे निकालेंगे, लैटिस एनर्जी भी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगी, हाइड्रेशन एनर्जी भी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर आप स्पाइनल्स के स्ट्रक्चर निकालेंगे कि वो नॉर्मल होगा कि इन्वर्स होगा, तो वहाँ पे भी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की हेल्प से ही वो निकाला जाता है। तो आप इसको आराम से अच्छे से समझ लीजिए। कल हम लोग टेट्राहेड्रल का देख लेंगे, फिर हम एक दिन आराम से इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी को निकालना सीखेंगे। उसके बाद जब भी एप्लीकेशन आएगा तो आप उसको अच्छे से समझ लेंगे। मैं साथ में इसके क्वेश्चंस भी करवाऊंगा ताकि आपके डाउट टोटल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।